हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में और जानेंगे कि रेनबो का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, मिराज का फॉर्मेशन किस तरह से होगा, कब हमारा टीआईआर होगा, कब रिफ्लेक्शन होगा और कब जाके क्रिटिकल केस बनेगा, क्रिटिकल एंगल को कैसे निकालें, ये सारी जानकारी हम लोग लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मान के चलो हमारे पास दो मीडियम है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पार्शियल का मतलब जब 100% हमारा रिफ्लेक्शन ना हो इंटरनल, टोटल का मतलब 100% इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको दो मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है। एक हमारे पास मीडियम है ये और दूसरा मीडियम है ऊपर ये। जब लाइट हमारी डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो ये वाला मीडियम हमारा बनेगा डेंसर मीडियम और ऊपर वाला मीडियम होगा वो रेयर मीडियम। तो हमने मान लिया कोई सोर्स जो है लाइट का वो ये है, यहाँ से लाइट रेज हमारी निकलेंगी, सोर्स ऑफ लाइट ये है, यहाँ से लाइट ऑफ रे निकलेंगी। निकलने के बाद अब क्या होगा, हमें देखना है कि टोटल इंटर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और टीआईआर क्रिटिकल केस। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर सारी लाइट रे हमने यहाँ पर ले ली। ये हमारी कॉन्सिडेंट लेयर होगी, मतलब ये ऐसी लेयर है, सरफेस है जिसके ऊपर रेयर मीडियम और यहाँ पर क्या है डेंसर मीडियम। तो जब लाइट हमारी डेंसर से रेयर में जाएगी तो लाइट बेंड होती है किधर, अभी फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर से रेयर में जब जाएगी तो हमने कोई लाइट का सोर्स मान लिया ये है। अब लाइट हमारी डेंसर से रेयर में जा रही है तो पहला हमने नॉर्मल ये बनाया, दूसरा लाइट के लिए हमने नॉर्मल ये बना दिया, तीसरे लाइट के लिए नॉर्मल ये बनाया, चौथी लाइट के लिए नॉर्मल ये बना दिया, पांचवें लाइट के लिए नॉर्मल ये बना दिया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि लाइट हमारी पहले सीधी जा रही थी परपेंडिकुलर, उसके बाद हमने क्या करा, थोड़ी सी बेंड करा दी, उसके बाद और बेंड करा दी, उसके बाद और बेंड करा दी, उसके बाद और बेंड करा दी। मतलब लगातार जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसकी वैल्यू ये वाली बढ़ती आ रही है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू अलग, यहाँ पर थोड़ी इंक्रीज हो गई, यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पर जब एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब लाइट हमारी रेयर से डेंसर से रेयर में गई तो इस तरह से हमारी क्या हो गई, यहाँ हमने मान लिया एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है 50 डिग्री, और यहाँ पर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज कर दिया, कितना हो गया 35 डिग्री। तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बना, इंक्रीज हो जाएगा, कितना बना 70 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा 40 डिग्री हो जाए तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो गया, हमने मान लिया यहाँ पर हो गया 90 डिग्री। अगर इससे ज़्यादा हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को कर दें, इससे ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंट को कर दें तो क्या होगा। ठीक है, तो हमने मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंट को और ज़्यादा बढ़ा दिया, 45 डिग्री कर दिया। अब लाइट क्या होगी, यहाँ पर देखो, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट 40 डिग्री है तब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है 90 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट को और ज़्यादा बढ़ा दोगे तो ये वाली लाइट जो है वो पलट के उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, तो ये वापस आ गई। ये वाले केस को हम पढ़ते हैं क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल केस, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, देखो जब एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पर आपको क्रिटिकल केस लेके चलना है। क्रिटिकल केस हमारा कौन सा है, ये वाला है क्रिटिकल केस। ठीक है, कैसे है, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम पढ़ते हैं क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना है 40 डिग्री, कितना है 40 डिग्री। इससे पहले जो हो गए सारे केस वो हमारे रिफ्रैक्शन के केस है, दोनों तीनों। और इसके बाद का जो केस है वो हमारा टीआईआर का केस है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए तब जाके बनेगा टीआईआर, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से कम हो जाए तब बनेगा रिफ्रैक्शन। क्लियर है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा,
हम लोगों ने क्या देखा कि अगर मान लो क्रिटिकल एंगल, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू जहाँ पर एंगल और रिफ्रैक्शन हो जाए 90 डिग्री, वो वाले एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्या पढ़ते हैं? क्रिटिकल एंगल। ठीक है। अच्छा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू कम है क्रिटिकल एंगल से, तो जाके बनेगा क्या? रिफ्रैक्शन। दूसरा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए तो केस होगा TIR का। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर क्या हुआ था बच्चों, अगर हम देखें तो जैसे मान लो ये हमारा कोई डेंसर मीडियम था। ठीक है। और लाइट हमारी डेंसर से रेयर में जा रही है। हमने मान लिया ये वाले एंगल है क्रिटिकल एंगल, और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा? 90 डिग्री। ये 90 कर दिया हमने। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया n, और इसका मान लिया n, a बराबर कितना है? 1, क्योंकि ये हमारा रेयर मीडियम है तो हमने ले लिया क्या? एयर। अब ये वाले केस में अगर हम निकालें क्रिटिकल एंगल किसके बराबर होगा, तो अगर यहाँ पर लगा स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ होता है किसके बराबर? साइन I और अपॉन में साइन R बराबर पड़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, करो, लगाओ यहाँ पे स्नेल्स लॉ। तो साइन I की वैल्यू कितनी है हमारे पास? साइन IC अपॉन में साइन R, R का मतलब 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में? मीडियम की, तो हो जाएगा 1/n। तो यहाँ से जो साइन C की वैल्यू होगी क्रिटिकल एंगल की, वो हमेशा होगा 1/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? ये जाके बनेगा। आगे बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से हमारा TIR देखने को मिलता है। तो एक्सपेरिमेंट शोइंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमने क्या करा, यहाँ पर लेजर लाइट मारी, लेजर लाइट मारने के बाद देखो लगातार क्या हो रहा है, इधर गई, उसके बाद इधर गई, सरफेस से टकराई या नॉर्मल बनाई, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगी, तब जाके क्या बना? TIR। ये वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ठीक है। तो रे ऑफ लाइट गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर। अब बात करते हैं बच्चों मिराज का फॉर्मेशन। मिराज, तो मिराज का फॉर्मेशन डेजर्ट में कैसे होता है? तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों कि जो नीचे जो होता है गर्म गैसें होती हैं, नीचे कैसे होंगी? हॉट गैसेस होंगी, और जैसे इसे ऊपर जाओगे तो कैसा होगा? कोल्ड गैसेस होंगी, ठंडी गैसें। ठीक है। तो नीचे का जो मीडियम होगा वो तुम्हारा मीडियम बनेगा रेयर, और ऊपर का जो मीडियम होगा वो कैसा होगा? डेंसर मीडियम। अब क्या है, जब लाइट तुम्हारी डेंसर से रेयर में जाएंगी, जब लाइट तुम्हारी डेंसर से रेयर में जाएंगी तो लाइट हमारी मान लो सोर्स ही है, और जब डेंसर से रेयर में जाएंगी तो किधर बेंड होंगे? अभी फ्रॉम द नॉर्मल। तो ऊपर से लाइट आई, नॉर्मल से दूर बेंड हो गई। यहाँ पर हम बनाए तो लेयर हमारी जैसे जैसे ऊपर बनोगी बढ़ोगी तो अलग अलग लेयर में क्या होगा? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग होगा, डेंसिटी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा, यहाँ डेंसिटी कम, यहाँ डेंसिटी और कम। अब क्या होगा? यहाँ पर नॉर्मल बनाओ, बना दी नॉर्मल, तो लाइट किधर बेंड होगी? अभी फ्रॉम द नॉर्मल। उसी प्रकार से लाइट सीधी आई, ये वाले सरफेस पे बनाओ नॉर्मल, बना दिए, लाइट किधर बेंड होगी? अभी फ्रॉम द नॉर्मल। इस तरह से लगातार रिफ्रैक्शन होता रहेगा, और ये लाइट जब इसकी आँख पे पड़ेगी उसके बाद ये देखेगा तो ये जो पेड़ है वो उसे उल्टा दिखाई पड़ेगा इस तरह से। इसको हम पढ़ते हैं मिराज का फॉर्मेशन।
तो मिराज का फॉर्मेशन जो है वो हमारा एक एप्लीकेशन है किसका, TIR का, ठीक है, TIR का एप्लीकेशन है। तो इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर फॉर्म हो गई है पेड़ की, ठीक है। अगर बात करें, द वाटर दैट यू कैन सी इज एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लू स्काई ऑन द ग्राउंड ड्यू टू मिराज। तो मिराज की वजह से ही आप जो पानी भरा हुआ होता है ग्राउंड पे वो नीला आप लोग देखते हो, ठीक है। तो वास्तव में वो किसका कलर होता है, स्काई का कलर होता है। आगे बात करते हैं, हैव यू सीन वाटर ऑन हैवी ऑन रोड इन समर सीजन ऑन ए हॉट आफ्टरनून। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आप लोग देखते हैं कि रोड पे पानी भरा हुआ फील होता है, कि जब आप रोड पे हाईवे पे चलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि रोड पे पानी भरा हुआ है, लेकिन वास्तव में वो पानी वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो वास्तव में क्या है, रिफ्लेक्शन है। फॉर मैरिज टू अकर देयर हैज़ टू बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, TIR के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। कौन सा, जो हम बता चुके हैं। पहला, लाइट शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और दूसरा जो है लाइट शुड हिट एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। मतलब अगर ये दो कंडीशन है तब जाके TIR होगा। तो क्रिटिकल एंगल के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, पहला कि डेंसर से रेयर में जानी चाहिए लाइट, और दूसरा क्रिटिकल एंगल की वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू। क्लियर है। अब बात करते हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हमने मान लिया एक हमारे पास कोई प्रिज्म है, इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। जब प्रिज्म की एक साइड से हमारी वाइट कलर की लाइट जाएगी, इससे पहले हम बता दें कि जो वाइट कलर होता है आपका वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो वाइट कलर है वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। क्लियर। तो हमारे पास कोई प्रिज्म वगैरह दे रखा है, तो आने वाली हमारे पास प्रिज्म है। तो जब लाइट हमारी एक सरफेस पे लड़ेगी, तो हमारी लाइट एक सरफेस पे ऐसी लड़ी, तो ये वाइट कलर की लाइट हमारी 7 कलर में डिवाइड होगी। अब वो 7 कलर हमारे कौन कौन से होंगे, विविक्योर, इस तरह से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इस तरह से हमारे 7 कलर यहाँ पर फॉर्म हो गए, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे डिस्पर्जन क्या है, डिस्पर्जन। तो द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट बाय ए प्रिज्म इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब बच्चों ये है कि जब हमारी वाइट कलर की लाइट 7 कलर में टूट जाए उसको हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और जो हमारा बैंड फॉर्म हो रहा है 7 कलर का, इसको हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम। तो ये 7 कलर का जो बैंड फॉर्म हो रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है आपको, इसको हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम। द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट विद वेवलेंथ। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप देख पा रहे हैं कि जो डिस्पर्जन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है कि हर एक कलर का जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ को हम पढ़ते हैं किससे, लेमडा से। वो हर एक कलर का अलग अलग होता है, सही है। तो जो स्पीड है, स्पीड हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मूला V बराबर न्यू लेमडा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रहेगी तो हमारा जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेवलेंथ की। तो जिस कलर की लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है उसकी वेवलेंथ भी ज़्यादा होगी। तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो स्पीड भी ज़्यादा होगी। अब देखो यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखेंगी, एक दिखेगा एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, और एक आपको दिखेगा क्या, एंगल ऑफ डेविएशन को पढ़ेंगे डेल, और एक आपको दिखेगा वेवलेंथ, ठीक है। तो जैसे मान लो ये वाइट कलर की लाइट सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या, ये 7 कलर में टूट गई। जब 7 कलर में टूटी तो सबसे ऊपर कलर जो है वो हमारा रेड, और सबसे नीचे कौन है, वॉयलेट। तो सबसे कम डेविएट कौन करा, रेड कलर का।
तो रेड कलर की वेवलेंथ एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, मिनिमम है। और इसके लिए जो स्पीड होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। तो स्पीड क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, तभी तो ज़्यादा बेंड नहीं करा जी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है, वो मिनिमम होता है किसके लिए, मिनिमम किसके लिए, रेड के लिए। सही है। और एंगल ऑफ डेविएशन जो मैक्सिमम होगा वो होगा किसके लिए, वॉयलेट के लिए। ठीक है, तो वॉयलेट कलर ज़्यादा बेंड कर गया। इसी तरह से जो स्पीड होगी, स्पीड भी वो मैक्सिमम किसके लिए होगी, रेड कलर के लिए। और जो स्पीड मिनिमम जो होगी वो किसके लिए होगी, वॉयलेट के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ से कह सकते हो कि वेवलेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि जो हम वेलोसिटी पढ़ते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वेवलेंथ के। तो जिसकी स्पीड ज़्यादा उसकी वेवलेंथ भी ज़्यादा। तो जब नीचे से ऊपर जाओगे, नीचे से ऊपर, तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। ठीक है, जब ऊपर से नीचे जाओगे तो एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज करेगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन किसके लिए, तो वॉयलेट कलर के लिए। सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन किसके लिए, तो रेड कलर के लिए। सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड कौन किस कलर की, रेड कलर की। सबसे कम किसके लिए, वॉयलेट कलर के लिए। तो जिसका जितना लाइट की स्पीड कम उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा। तो आप लोगों ने देखा है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो इन्वर्सली है वेवलेंथ की। ठीक है, मतलब जिसके लिए वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। तो वेवलेंथ ज़्यादा किसके लिए है, रेड के लिए। तो इसके लिए वेव एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, कम। क्लियर है। तो एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम किसके लिए, वॉयलेट के लिए। और इसके लिए जो वेवलेंथ है वो क्या है, कम। आगे बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। तो अभी आप लोगों ने देखा कि हमारा जो सिंगल वाइट कलर की लाइट है वो 7 कलर में टूट गई। ठीक है, 7 कलर में टूट गई। अब क्या करना है, इसको हमें रिकॉम्बाइन करना है। तो ये हमारे 7 कलर थे, सबसे ऊपर था कौन सा, रेड, और नीचे था वॉयलेट। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसके बगल में दूसरा एक इन्वर्टेड प्रिज्म रखेंगे। ये कैसा है, इन्वर्टेड प्रिज्म हम रख दिए। ठीक है, अब क्या होगा, तो ये हमारे क्या होंगे, फिर से रिफ्लेक्ट करने के बाद एक सिंगल कलर की लाइट देंगे, वो भी कैसी होगी, वाइट। तो अगर आपको ये 7 कलर फिर से रिकम्बाइन कराने हो तो ये वाले प्रिज्म के बगल में आप दूसरा एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख दो, तो फिर से वो कलर क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन करके एक वाइट कलर की लाइट दे देंगे। ग्लास कैन बी कंसीडर एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इन्वर्टेड प्रिज्म। गिलास भी इसी तरह से हमारा काम करेगा। ठीक है, गिलास जो है वो हमारा कंसीडर करा जाता है एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इन्वर्टेड प्रिज्म। जब एक लाइट हमारी ऊपर से निकलेगी तो 7 कलर में टूटेगी, फिर नीचे वाली सरफेस से निकलेगी तो यहाँ पे फिर से कंबाइंड हो जाएगी। देयर इज नो डिस्पर्जन इन ग्लास स्लैब। इसलिए क्या होता है, ग्लास स्लैब से कोई डिस्पर्जन नहीं होता है लाइट का। जैसी लाइट आई यहाँ पर क्या नॉर्मल बनाई, लाइट इधर गई, यहाँ नॉर्मल बनाई, इधर चली गई। डिस्पर्जन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, कहाँ, ग्लास स्लैब में। अब यहाँ पर बात आती है रेनबो का फॉर्मेशन। तो रेनबो का फॉर्मेशन कब होता है, द रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर विजुअल इन द स्काई। तो पहले रेनबो है क्या, रेनबो एक आर्क है 7 कलर का, जो कहाँ दिखाई पड़ता है, स्काई में। विच इज प्रोड्यूस बाई द डिस्पर्जन ऑफ सन्स लाइट बाय रेन ड्रॉप इन द एटमोसफियर। जो किसकी वजह से फॉर्म होता है, डिस्पर्जन ऑफ सन्स लाइट। मतलब जो भी वाइट कलर की लाइट होगी उस तो जो ड्रॉपलेट है हमारी, वाटर की ड्रॉपलेट जो प्रेजेंट होती हैं एटमॉस्फेयर में, उसके द्वारा जब हमारा
लाइट पास करेगी तो हमारा वो एक प्रिज्म की तरह बिहेव करेगी। हर एक ड्रॉपलेट किसकी तरह बिहेव करेगी? प्रिज्म की तरह। तो यहाँ पे लाइट जाएगी, अब वो 7 कलर में टूट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, डिस्पर्जन होगा और TIR भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान के चलो रेनबो का फॉर्मेशन, तो ये हमारा सनलाइट है, पहले बारिश हुई, बारिश बंद हो गई, तो ये सूरज निकला, ये रेन ड्रॉप है। ठीक है, छोटी सी रेन ड्रॉप जो है हमारी काम करेगी एज ए स्मॉल प्रिज्म। तो सन से लाइट आई, अब ये वाइट कलर की लाइट आई, अब क्या होगा, यहाँ नॉर्मल बनाई, अभी लाइट हमारी 7 कलर में टूटेगी। तो यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन। लाइट पास भी करेगी और दूसरा लाइट हमारी टूटेगी भी। तो लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ और डिस्पर्जन हुआ। अब क्या होगा, लाइट हमारी यहाँ से टकराने के बाद वापस चली आएगी, तो क्या हुआ, TIR। TI होने के बाद जब इधर से हम देखेंगे तो आपको कहाँ दिखेगा, रिफ्रैक्शन फिर से होगा। अब इस तरह से इनको पीछे तक बढ़ाएंगे तो आपको कहीं इस तरह क्या नज़र आएगा, रेनबो। ठीक है, तो जो रेनबो का फॉर्मेशन है वो हमेशा अपोजिट साइड में फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे मान के चलो आप इधर सन की पोजीशन है और यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, तो आपके हमेशा अपोजिट साइड में, जैसे मान लो यहाँ है तो आपके सामने, तो बॉर्डर ड्रॉप यही है, तो यहाँ पर क्या होगा, रेनबो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना सन के अपोजिट साइड में। तो रेनबो का फॉर्मेशन कब होगा, तो कौन कौन चीज़ें होनी चाहिए, तो पहला तुम्हारा है रिफ्लेक्शन, दूसरा है डिस्पर्जन और तीसरा है TIR। ठीक है, तीनों चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो ये वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा किस तरह से रिफ्लेक्शन होगा, किसके द्वारा, प्रिज्म के थ्रू। ठीक है, और रेनबो का फॉर्मेशन किस तरह से होगा, TIR के बारे में पढ़े, क्रिटिकल केस के बारे में पढ़े। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।